Hi everyone, today we are going to discuss a very important question from 2011 question paper IS Mains Botany. So the question is compare the pattern of CO2 and ethylene production in acclimatic fruits. तो अब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है क्योंकि जनरली यूपीएससी इस टाइप के एनालिटिक क्वेश्चन कम ही पूछती है और ये फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है जो आपको डायरेक्टली आंसर ज़्यादातर मिल जाए। तो इसका आंसर मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है जिस वजह से स्टूडेंट्स थोड़ा सा परेशान है इसको लेकर के। सो हम लोग आज इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को कम से कम प्रॉब्लम हो। और ये जिस नोट से मैं पढ़ा रही हूँ ये नोट जो है पीडीएफ फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूँगी और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इस नोट्स में जो लिखी गई चीज़ें हैं, जो ब्लैक टेक्स्ट में लिखा है उसे आप डायरेक्टली इस आंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो ब्लू टेक्स्ट में लिखा है वो आपको समझाने के लिए लिखा है। तो अगर आपको ये जानना है कि कितना मेरे को आंसर में लिखना है कितना नहीं लिखना है, तो ये मैंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए ब्लैक एंड ब्लू टेक्स्ट का इस्तेमाल किया है। नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन। यहाँ पर हमें दो की पॉइंट हमें देखने को मिल रहे हैं क्वेश्चन में, दैट इज पैटर्न ऑफ CO2 एंड इथाइलिन प्रोडक्शन एंड सेकेंड थिंग इज क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स। अब क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स होते क्या हैं इसको जाने बिना आप इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते, सिंपल सी चीज़ है। अब क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स क्या होता है? अकॉर्डिंग टू रेस्पिरेटरी पैटर्न हम लोगों ने फ्रूट्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया है, वन इज क्लाइमेट्रिक एंड सेकेंड वन इज नॉन क्लाइमेट्रिक। अब क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स में क्या होता है, जब कोई फ्रूट राइपनिंग के टाइम पे अचानक से ड्रामेटिक इंक्रीज इन रेस्पिरेशन दिखाए तब उस फ्रूट को हम लोग कहते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट। और जब कोई फ्रूट अचानक से राइपनिंग के टाइम पे CO2 लेवल और रेस्पिरेशन में हाई पीक ना दिखाए तो हम लोग उसे कहते हैं नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट। सिंपल सी बात, जो फ्रूट राइपनिंग के टाइम पे अचानक से ड्रामेटिक इंक्रीज इन रेस्पिरेशन दिखा दे वो क्लाइमेटिक, और जो ना दिखाए वो नॉन क्लाइमेटिक। तो क्या इतना ही अंतर करना काफ़ी था? हाँ काफ़ी तो है, लेकिन उसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड हैं। वो चीज़ें कौन सी हैं? वो चीज़ें हैं इथाइलिन। अब हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू रेस्पिरेशन पैटर्न फ्रूट्स को तो दो में डिवाइड कर दिया, लेकिन अब उसमें भी हमें देखने को मिल रहा है कि क्लाइमेटिक जो फ्रूट है वो इथाइलिन को लेके किसी और तरीके से बिहेव करता है और जो नॉन क्लाइमेटिक है वो अलग तरीके से बिहेव करता है। तो उसको भी जान लेते हैं। तो उसमें क्या है, जब हम लोगों ने आर्टिफिशियली प्रोपाइलिन, इट मीन्स आर्टिफिशियली हम लोगों ने जब इथाइलिन को इंड्यूस कराया किसी फ्रूट में, तो हमें क्या दिखा कि दोनों ही फ्रूट, चाहे वो क्लाइमेटिक हो चाहे वो नॉन क्लाइमेटिक हो, दोनों में ही अचानक से रेस्पिरेशन लेवल जो है वो हाई हो गया। जैसे ही हम लोगों ने आर्टिफिशियली इथाइलिन को इंड्यूस कराया तो दोनों ही टाइप के फ्रूट्स में रेस्पिरेशन हाई हो गया। बट डिफरेंस क्या था? डिफरेंस ये था कि जो क्लाइमेटिक फ्रूट था उसमें जब हम लोगों ने आर्टिफिशियल इथाइलिन दिया तो उसने खुद से और इथाइलिन बनाना चालू कर दिया, मतलब सेल्फ इंड्यूस किया। पहले उसे इथाइलिन मिला और जैसे उसको पता चला कि इथाइलिन मिल रहा है उसने और इथाइलिन बनाना चालू कर दिया। लेकिन वहीं पर जब हम लोगों ने नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट में आर्टिफिशियली इथाइलिन को इंड्यूस कराया तो क्या हुआ, उसने खुद से इथाइलिन नहीं बनाया। तो इसके आधार पे भी हम लोगों ने क्लाइमेटिक एंड नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स को डिफ्रेंशिएट कर लिया। तो कुल मिला के हमें नॉन क्लाइमेटिक एंड क्लाइमेटिक फ्रूट में क्या क्या डिफरेंट देखने को मिल रहा है। क्लाइमेटिक फ्रूट में क्या है, अचानक से CO2 लेवल हाई हो जाएगा ड्यूरिंग राइपनिंग, और इथाइलिन जो है वो सेल्फ इंड्यूसिंग है, मतलब खुद से सिंथेसिस होना चालू हो जाएगा। उसे थोड़ा सा सिंथेसिस मिला तो वो खुद से और सिंथेसिस करेगा इथाइलिन का। और वहीं पर नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स कैसे हैं? नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स में अचानक से हमें CO2 लेवल हाई नहीं मिलेगा ड्यूरिंग राइपनिंग, और अगर उसे आर्टिफिशियली कहीं से अगर इथाइलिन मिलता है तो वो और इथाइलिन नहीं बनाएगा, जितना मिल रहा है उतना ही काफ़ी है। आजकल आज के समय पे हम लोग इसी के आधार पर जितनी जानकारी हमें ये CO2 और इथाइलिन की हमने ली, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आजकल फ्रूट्स को क्लाइमेटिक एंड नॉन क्लाइमेटिक में डिवाइड कर पाते हैं। अब इसके लिए कुछ टर्म भी दिए गए। टर्म्स क्या थे? नेगेटिव इथाइलिन फीडबैक मैकेनिज्म एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म।
तो नेगेटिव में क्या है, अगर किसी फ्रूट जो है वो इथाइलिन को सेल्फ इंड्यूस नहीं करता है, मतलब इफ इथाइलिन डिड नॉट इंड्यूस इट्स ओन सिंथेसिस, तो हम उसे कहेंगे नेगेटिव इथाइलिन फीडबैक। और वहीं पर अगर इथाइलिन इंड्यूसेस इट्स ओन सिंथेसिस, तो हम लोग उसे कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब नेगेटिव किस में मिलता है, नेगेटिव मिलता है नॉन क्लाइमेटिक में, और पॉजिटिव किस में मिलता है, पॉजिटिव मिलता है क्लाइमेटिक में। ये तो आपको समझने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो नॉर्मल आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव इथाइलिन फीडबैक मैकेनिज्म मतलब खुद से जब इथाइलिन अपने आप को सिंथेसिस कर पाए, खुद से इंड्यूस करके सेल्फ सिंथेसिस कर पाए, तो उसे हम लोग कह देंगे पॉजिटिव। और वही नहीं कर पा रहा है तो नेगेटिव। पॉजिटिव किस में देखने को मिल रहा है, हमने देखा क्लाइमेटिक में देखने को मिल रहा है, और नेगेटिव किस में देखने को मिल रहा है, नॉन क्लाइमेटिक में देखने को मिल रहा है। तो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें अभी तक जान ली हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट के बारे में। क्लाइमेट्रिक फ्रूट में हम लोगों ने देख लिया कि ड्रामेटिक इंक्रीज होता है रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन में CO2 लेवल अचानक से हाई हो जाता है ड्यूरिंग राइपनिंग, और इसको हम लोग कहते हैं क्लाइमेट्रिक राइज। अब ये जो राइज होता है या तो ये इस रेस्पिरेशन के साथ साथ होगा, मतलब इथाइलिन का जो राइज हमें देखने को मिल रहा है या तो ये रेस्पिरेशन के साथ साथ हाई होता जाएगा, या तो रेस्पिरेशन हाई हो जाएगा उसके थोड़ी देर बाद हाई हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों ने जान लिया क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक, ये सारी चीज़ें हो गई, बट अब थोड़ा सा और जान लेते हैं। आज क्लाइमेट्रिक आया है, कल को नॉन क्लाइमेट्रिक आ जाए तो किसी ने अब देख लिया है क्या क्वेश्चन कैसे आने हैं, तो हम लोग थोड़ा सा और जान लेते हैं और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ इसे जोड़ के देख लेते हैं, ताकि आप इस चीज़ को कभी भी ना भूलें। अभी जान लेते हैं कि आखिर क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स में इतना क्या अंतर होता है। ये चीज़ जो है कि जो टिश्यू हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं इथाइलिन को लेकर, और जब उनका इंटरनल कंसंट्रेशन जो है थैलेसॉइड कंसंट्रेशन तक पहुंच जाता है, तो वो क्या है, दूसरे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को इंड्यूस कर देते हैं, दूसरे बायोलॉजिकल चीज़ों को स्टार्ट कर देते हैं। ये किस चीज़ की बात कर रही है, ये चीज़ हो रही है क्लाइमेट्रिक के लिए। अब क्लाइमेट्रिक में और क्या चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, क्लाइमेट्रिक में हम ये देख रहे हैं कि इथाइलिन तो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब इथाइलिन इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि इथाइलिन बस थोड़ा सा प्रोवाइड करा दो आप, फिर उसके बाद वो खुद ही फ्रूट को पका के रख देगा। लेकिन नॉन क्लाइमेट्रिक ऐसा नहीं कर पा रहा है। तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स में इथाइलिन का इतना बड़ा पद है, इतना बड़ा रोल है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ देख ली। वहीं पर अगर हम नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स की बात करें, तो अगर वो फुल्ली ग्रोन हो गए हैं लेकिन उनमें अभी तक राइपनिंग नहीं हो पाई है पूरी तरीके से, और आप उन्हें तोड़ के ले आओ, तो क्या होगा, वो पक पाएंगे, वो नहीं पक पाएंगे। तो इस तरीके के फ्रूट जो हैं उनको फुल्ली राइपन होने दिया करो उनके पेड़ों पे। वहीं पर अगर जो क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, अगर वो पूरी तरीके से ग्रो हो गए हैं, उनका जो ग्रोथ है वो फुल्ली हो चुका है, अगर वो थोड़ा बहुत ही राइपनिंग शुरू हो गई तो आप उन्हें तोड़ के ले आओगे, वो फुल राइपन हो जाएंगे आपके घर में। लेकिन नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट जो हैं वो ऐसा नहीं कर पाएंगे अगर आपने उन्हें डिटैच कर दिया उनके पेरेंट्स से। अगर उनके पेरेंट प्लांट से आपने नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स को डिटैच कर दिया तो फुल्ली ग्रोन नहीं हो पाएंगे। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, आम ले लीजिए। अब आम जो है वो फुल्ली ग्रो हो गया और उसमें हल्का हल्का सा राइपनिंग भी चालू हो गया, तो क्या करेंगे, हम उसे उसके पेरेंट प्लांट से तोड़ लेंगे और घर पे आके रख देंगे। तो क्या वो पूरी तरीके से राइपन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि कभी कभी जो पापा लोग हैं वो थोड़ा थोड़ा से पके हुए आम ले आते हैं और फिर मम्मी क्या करती हैं, उसे न्यूज़पेपर में रैप कर देती हैं। न्यूज़पेपर में रैप करने का क्या मतलब है, न्यूज़पेपर में रैप करने का मतलब है उसे हमें क्लोज एनवायरनमेंट दे रहे हैं, क्योंकि इथाइलिन जो होती है वो तो गैसियस फॉर्म में होती है, तो हम उसे क्लोज एनवायरनमेंट दे रहे हैं जिसमें जो है इथाइलिन जो है वो उसको अच्छे से कवर अप हो जाए, और फिर क्या करेगी, इथाइलिन खुद का सेल्फ इंड्यूस चालू कर देगी। इथाइलिन इंड्यूस इट्स ओन सिंथेसिस। ये किसकी लाइन है, ये क्लाइमेटिक की है। तो यहाँ पर हमें मैंगो में क्लाइमेटिक फ्रूट के गुण देखने को मिल रहे हैं। वही अगर आप पाइनएप्पल के साथ अगर ऐसा कर दें कि थोड़ा थोड़ा सा पका हुआ है ले आते हैं, फिर उसे न्यूज़पेपर में रैप कर देते हैं, तो क्या होता है,
सड़ने लगता है। हो सकता है कि उसका क्लोरोफिल उड़ जाए और वो थोड़ा थोड़ा सा पीला पीला दिखने लगे, लेकिन वो उतना ही खट्टा बना रहता है। तो क्या होता है ये होता है नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। अब आपको लग रहा होगा कौन से क्लाइमेट्रिक हैं, कौन से नॉन क्लाइमेट्रिक है, ये कैसे पता लगाएं। तो ये मैंने आपको दे दी है टेबल, आराम से देख लीजिए कौन से क्लाइमेट्रिक हैं, कौन से नॉन क्लाइमेट्रिक हैं। मैं आपको एक बेसिक चीज़ ये बता देती हूँ जिससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, जितनी भी बेरीज होती हैं, ये सारी की सारी क्या होती है, नॉन क्लाइमेट्रिक। और ये मैंगो देख लो, पपाया देख लो, पपीते को तो जनरली ऐसा किया जाता है कि थोड़ा सा पका लाते हैं एंड देन उसे न्यूज़पेपर में लपेट के रख देते हैं। ये तो मैंने दुकानों में भी देखा है। तो कीवी हो गई, टमाटो हो गए, ये सारे फ्रूट्स किस तरीके के हैं, ये हैं क्लाइमेट्रिक। तो इस तरीके से आपके पास ये टेबल है, आप इसको यूज़ कर सकते हो किसकी तरीके से, एग्जाम्पल्स की तरीके से। आप इसमें एग्जाम्पल्स दे सकते हो, जब आंसर लिखोगे तो एग्जाम्पल्स दे देना कि क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स आखिर कौन कौन से होते हैं। एग्जाम्पल मैंगो, कीवी, आपका टमाटो और आपका एप्पल, पपाया, ये सब आप क्लाइमेट्रिक में एग्जाम्पल दे सकते हो। नाउ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जो कि मेन क्वेश्चन है, कंपेयर द पैटर्न ऑफ CO2 एंड इथाइलिन प्रोडक्शन इन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। तो कंपेयर यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर आपको डॉटेड लाइन पे ध्यान ही नहीं देना है, क्यों, क्योंकि तो नॉन क्लाइमेट्रिक की है। यहाँ पर हमें ध्यान देना है सिर्फ जो कंटिन्यूस लाइन है क्लाइमेट्रिक फ्रूट की। तो यहाँ पर हमें अब पढ़ना आना चाहिए कि ये ग्राफ कहना क्या चाहता है। तो हम क्या देख पा रहे हैं इसमें, जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन मीन्स CO2 लेवल का हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। रेस्पिरेशन है वो शुरुआत में बहुत ज़्यादा होती है, फिर अचानक से घटना चालू होती है, कंटिन्यूसली घट रही है। लेकिन जैसे ही राइपनिंग स्टार्ट होती है, देखिए यहाँ पर राइपनिंग लिखा हुआ है, जैसे ही राइपनिंग स्टार्ट हुई, देखिए हल्का सा पीक आया है। हल्का सा पीक जो है ये हमारा आया है रेस्पिरेशन में, मतलब CO2 लेवल में। इट मीन्स रेस्पिरेशन पहले बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेस्पिरेशन थी जब सेल डिवीजन हो रहा था, फिर वो घटती गई। जब सेल इनलार्जमेंट हुआ, ग्रोथ हो रही है फ्रूट की, वो घटती गई। लेकिन जैसे ही राइपनिंग स्टार्ट हुई, अचानक से रेस्पिरेशन हाई हुई, और फिर जैसे ही सैचुरेशन का टाइम आया वो लो हो गई। और इस अचानक से हाई होने के चक्कर में इसने क्या किया, इथाइलिन का पैटर्न देखिए। अब आप, इथाइलिन पूरी लाइफ थोड़ा था, लेकिन जैसे ही राइपनिंग के टाइम पे आया, अचानक से इतनी बड़ी पीक दी उसने, इतना अचानक से बढ़ गया। यहाँ पर CO2 लेवल भी बढ़ा, यहाँ पर इथाइलिन लेवल भी बढ़ा, लेकिन ज़्यादा पीक किस में आ रही है, इथाइलिन में देखने को मिल रही है। इथाइलिन अचानक से एकदम मैक्सिमम लेवल तक चला गया, और फिर जैसे ही राइपनिंग कंप्लीट हुई, पूरा राइपनिंग का जो टाइम है उसे वो ले रहा है, और जैसे ही राइपनिंग कंप्लीट हुई वैसे वो अचानक से बिल्कुल नीचे आ रहा है। सो इससे हमें देखने को मिलता है कि पैटर्न क्या है। अब इस पैटर्न को हम लोगों को लिखना भी है। अब इस पैटर्न को कैसे लिखेंगे, तो पैटर्न ऑफ CO2 प्रोडक्शन इन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स। अब CO2 का प्रोडक्शन क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ लेवल ऑफ CO2 इज हाइएस्ट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, देखने को मिल रहा है हमें, हाईएस्ट है सेल डिवीजन के टाइम पे। देन उसके बाद क्या हुआ, देन डिक्रीज यूनिफॉर्मली ड्यूरिंग सेल इनलार्जमेंट एंड हाफ ऑफ द मैच्योरेशन पीरियड, मतलब कि रेस्पिरेशन घट रहा है। सेल इनलार्जमेंट के टाइम पे भी यूनिफॉर्मली घट रहा था, फिर हाफ मैच्योरेशन के टाइम तक घटा, लेकिन रैपिडली इंक्रीज ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, मतलब फ्रूट की राइपनिंग के टाइम पे अचानक से बढ़ता है, और देन उसके बाद डिक्रीज हो जाता है एट द टाइम ऑफ सिनेसेंस। नाउ पैटर्न ऑफ इथाइलिन प्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ लेवल ऑफ इथाइलिन इज लोएस्ट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, सबसे कम हमें देखने को मिल रहा है, एंड स्लाइटली स्टार्ट टू इंक्रीज ड्यूरिंग द सेल इनलार्जमेंट, हमें देखने को मिल रहा है। देखिए ऐसे कम था देखिए, लेकिन सेल इनलार्जमेंट का यहाँ तक आया, हल्का सा बढ़ा बिल्कुल, तो हम लोगों ने स्लाइटली इंक्रीज किया। देन उसके बाद सडनली इंक्रीज हुआ ड्यूरिंग राइपनिंग के टाइम पे अचानक से बहुत तेज पीक उसने दी, बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ा,
और ड्रॉप हो गया, सडनली ड्रॉप हो गया जैसे ही फुल राइपनिंग कंप्लीट हो गई हमारी। इस चीज़ से हम लोग क्या डिड्यूस कर सकते हैं? हम लोग डिड्यूस कर सकते हैं कि क्लाइमेट्रिक fruit show dramatic increase in the rate of respiration during the ripening, and this is referred to as the climatic rise। जो अचानक से इंक्रीज हो रहा है उसे क्लाइमेट्रिक राइज कहते हैं। द राइज इन रेस्पिरेशन ऑकर इधर साइमल्टेनियसली विद द राइज ऑफ इथाइलिन प्रोडक्शन और फॉलोज आफ्टरवर्ड। इसका मतलब कि जब हम लोगों ने देखा कि जैसे ही रेस्पिरेशन भी हाई हो रहा है उसी टाइम पे हमारा देखो इथाइलिन भी हाई हो रहा है, तो हमारा ये साइमल्टेनियसली हाई हो रहा है। किसी किसी फ्रूट्स में साइमल्टेनियसली हो सकता है, किसी किसी फ्रूट में थोड़ी देर बाद हो सकता है, लेकिन हो तो रहा है। और यहाँ पर हमें ये डिड्यूस करने को मिला कि किस तरीके से पैटर्न हम देख रहे हैं CO2 के प्रोडक्शन का और किस तरीके से पैटर्न हम देख रहे हैं इथाइलिन के प्रोडक्शन का इन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स। इसका जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देती हूँ। इसको आप सिर्फ एज अ रेफरेंस लीजिए और अपना खुद का आंसर आप लिखिए और देखिए कितने बेहतर तरीके से आप इसको आंसर कर सकते हैं। होपफुली आप सबका आंसर बहुत ही डिफरेंट और इनोवेटिव होगा खुद में। बट कुछ चीज़ें मैं कहना चाहूँगी, इस ग्राफ का इस्तेमाल ज़रूर 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 कीजिएगा। ये ग्राफ इम्पॉर्टेंट है। ये टेबल सिर्फ रेफरेंस के लिए है, इसको याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जो मेन काम आपका ये है कि पहले एग्जामिनर को ये बताना कि आखिर क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता क्या है, देन उसके बाद एग्जाम्पल देना कि क्लाइमेट्रिक फ्रूट क्या होता है और क्लाइमेट्रिक फ्रूट में किस तरीके से CO2 बिहेव करता है, किस तरीके से इथाइलिन प्रोडक्शन का बिहेवियर होता है, और फिर आपको ये ग्राफ बनाना है। एंड देन इस ग्राफ को कुल मिला के आपको सिर्फ समझाने का है कि इस ग्राफ में क्या कहा है। इस ग्राफ को आपको बस समझाना है और आप इस ग्राफ को समझा देते हैं तो आपका क्वेश्चन अपने आप कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच। होपफुली आपको अगर कोई डिफरेंट या कुछ अलग से क्वेश्चन लग रहा हो, जो डिफ़िकल्ट लग रहा हो, जिसका आंसर ना मिल रहा हो, तो आप उसे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि किस तरीके से आपको प्रॉब्लम आ रही है और मैं उस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।